दिल्ली में आज यानी 13 सितंबर को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा किए जाने की संभावना है। बीजेपी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। इससे पहले अगस्त में हुई मीटिंग में बीजेपी ने पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों पर एमपी के लिए 39 कैंडिडेट्स और छत्तीसगढ़ के लिए 21 कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा की थी। तो वहीं कांग्रेस ने दोनों ही राज्यों के लिए अभी तक कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी नहीं की है। और विपक्षी गठबंधन इंडिया ने आज यानी 13 सितंबर को नई दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक बुलाई है, जिसमें कमेटी के सभी 14 मेंबर शामिल होंगे। ये बैठक एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के दिल्ली स्थित आवास पर होगी। इसमें सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नाम तय करने जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। कमेटी मेंबर्स ने एजेंडा तैयार किया है, जिसे कमेटी में अंतिम रूप दिया जाएगा। मीटिंग में संयुक्त रैलियों, साझा प्रचार और सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी पर भी चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक चुनाव और प्रचार का रोड मैप बनाने के लिए राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली और सबसे अहम कैटेगरी में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल किए गए हैं। और वहीं भारत को अपना पहला C-295 टैक्टिकल मिलिट्री एयरलिफ्ट प्लेन बुधवार को मिल जाएगा। इसे लाने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी स्पेन पहुंच चुके हैं। C-295 स्पेन की सेविलो प्लांट में बनाया जा रहा है। वायुसेना में इसका फाइनल इंडक्शन इसी महीने इंडियन एयरबेस पर होगा। दूसरा एयरक्राफ्ट मई 2024 तक आएगा। सूत्रों के अनुसार पहले C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तैनाती आगरा एयरबेस में होगी, जहां इसके पायलट्स का भी ट्रेनिंग सेंटर भी अगले साल तक तैयार हो जाएगा। सितंबर 2021 में भारत ने यूरोपियन कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए 21,000 करोड़ रुपए की डील की थी। इसमें 56 प्लेन की मांग की गई थी। इनमें से 16 प्लेन रेडी टू फ्लाई कंडीशन में स्पेन से आएंगे। बाकी के 40 प्लेन गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम कंपनी बनाएगी। एनडीए शासित सिक्किम सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू करेगी। सीएम प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इससे राज्य के करीब 30,000 कर्मचारियों को लाभ होगा। साथ ही सरकार एक परिवार एक नौकरी के तहत 20,000 संविदा कर्मियों को नियमित भी करेगी। सनातन के अपमान और उस पर लगातार दिए जा रहे विवादित बयानों को जो लड़ाई आज आप दिखा रहे हैं, इस जंग की शुरुआत तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे ने की थी। उन्होंने कहा था कि सनातन डेंगू मलेरिया की तरह है। उन्हीं की पार्टी के एक नेता सनातन को एड्स तक बता चुके हैं। आम जन की धार्मिक भावनाओं को सत्ता के लिए ठेस पहुंचाने वाले इन बयानों के चक्कर में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से फंस गया है। देश का संत समाज हो या सत्ताधारी संगठन, एनडीए चौतरफा आलोचना का सामना कर रहा है। बता दें कि इस रिपोर्ट में देखिए। तमिलनाडु में सनातन के खिलाफ बयानबाजी और सत्ता पर काबिज होने की डीएमके की प्लानिंग का मामला देश में लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि की ओर से सनातन धर्म की डेंगू और मलेरिया से तुलना ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को बैकफुट पर ला दिया है। மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக்குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பு மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் सनातन ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள். उसके बाद डीएमके पार्टी के ही नेता इराजा ने सनातन धर्म की तुलना HIV एड्स से कर दी थी। உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. अरुवरवाग पाकर वो सनातन बयानबाजी का ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब डीएमके पार्टी के मंत्री थिरु पोनमुडी का एक और विवादित बयान सामने आया है, जिसमें विपक्षी गठबंधन इंडिया की नींद उड़ाकर रख दी। जिसमें उन्होंने कहा कि கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதிலே இருப்பது
இருப்பவர்களெல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத இன சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும். இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்று 26 கட்சிகள் உருவாகி இருக்கிற இந்த இந்தியா கூட்டணியினுடைய நோக்கம். सनातन धर्म के खात्मे वाले इन बयानों को चारों तरफ आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। देश का संत समाज हो या सियासत, विपक्षी गठबंधन इंडिया सभी की रडार पर आ गया है। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर हो या फिर साध्वी प्रज्ञा, सभी ने सनातन विरोधी इन बयानों की कड़ी आलोचना की है। जिन जिन बीमारियों का नाम ये लोग ले रहे हैं, कोरोना है, मलेरिया है, और क्या बोल रहे थे एक और है ना, ये राजा नहीं, डेंगू है, एक और बोल रहे ये राजा है, मलेरिया है, यही बोला था नहीं, अभी एक और व्यक्ति है, कुष्ठ रोग है, नहीं और भी हैं। ये जो लोग बोल रहे हैं HIV है, ऐसा भी इन्होंने बोला है। जो देश के विरुद्ध बोले, जो धर्म के विरुद्ध बोले, जिसको एहसास ही नहीं है हम कहाँ रह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो कोई विलेन ही हो सकता है। एक दूसरी बात ये है कि सनातन को समाप्त करने की औकात तो किसी की भी नहीं है, चाहे कोई रहे। किसी ने कहा HIV है, एड्स है सनातन, किसी ने कहा मलेरिया है, किसी ने कहा डेंगू है, किसी ने कहा कुष्ठ रोग है। महाराष्ट्र में खड़गे के बेटे से लेकर के तमिलनाडु के जिन नेताओं ने भी सनातन के विरुद्ध बोला है, सनातन धर्म के विरुद्ध बोला है, मैं कहती हूँ हे भगवान, हे प्रभु, सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी तो मत और पंथ है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तो यहाँ तक कह दिया है, हम सनातन का अपमान करने वालों की जुबान खींच लेंगे और सनातन की तरफ आंख उठाकर देखा तो आंख निकाल देंगे। तो वहीं गोवा के CM प्रमोद सावंत ने कहा है कि इंडिया गठबंधन का एजेंडा है सनातन धर्म का अपमान करना। लोग हिंदू धर्म का अपमान सहन नहीं करेंगे। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा, वो उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाए। इंडिया अलायंस का इंटेंशन ही है कि सनातन धर्म का अपमान हर वक्त करते आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो सनातनी हैं, वो हिंदू धर्मी हैं। वो सभी लोग उनको उनकी जगह दिखाएंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस वाले सभी यानी खुद होके उनका एजेंडा ही है हर वक्त हिंदू धर्म का अपमान करना। अभी लोग हिंदू धर्म का अपमान सहन नहीं करेंगे। बता दें कि दक्षिण में सनातन विरोधी बयानबाजी का ये प्रेम विपक्षी गठबंधन इंडिया का पूरा सियासी खेल बिगाड़ सकता है, क्योंकि भारत में सनातन धर्म को मानने वाले 109 करोड़ लोग हैं। वहीं दक्षिण की राजनीति में अपना वोट बैंक दुरुस्त करने की चाहत उत्तर प्रदेश में इंडिया को महंगा न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क। विवाद पर बीजेपी ने डीएमके के बाद कांग्रेस और राजद नेताओं पर हमला बोला है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पूरे विवाद पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई भी बयान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को दूसरे धर्म के प्रति टिप्पणी करने के लिए चुनौती देते हुए ये भी कहा कि क्या आपके अंदर किसी और धर्म पर टिप्पणी करने की हिम्मत है। बीजेपी नेता रविशंकर ने लालू प्रसाद यादव पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि लालू जब मुंबई से सिद्धिविनायक मंदिर में गए तो उन्होंने भी टीका लगाया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पार्टी के नेता के बयान का विरोध नहीं किया। और तमिलनाडु के मंत्री पोन मुडी ने बयान देते हुए रोष जताते हुए भारत हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि ये विपक्षी गठबंधन का असली चेहरा है। उन्होंने कांग्रेस समेत दूसरे घटक दलों की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि घटक दल में शामिल जो दल पोन मुडी के बयान से सहमत नहीं है, क्या वे गठबंधन से अलग हो जाएंगे। सहमत नहीं है। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोन मुडी ने जो बयान दिया है
कि इंडिया का गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन इसीलिए बना है ताकि सनातन के विरोध करने के लिए, सनातन धर्म का विरोध करने के लिए। तो जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए नेता थे, चाहे कोई भी पार्टी के, वो कहते थे कि नहीं, जो स्टालिन ने दिया है मुझसे सहमत नहीं है, तो क्या अब वो अपनी गठबंधन से दूर होंगे? अगर थोड़ी भी हिंदू सनातन से जुड़े हुए पार्टी में जो लोग हैं, पार्टियां हैं या नेता हैं, थोड़ी भी धार्मिक स्वाभिमान होगा तो ऐसे नापाक संबंधों से अपने को तलाक कर लेगा, अपने से दूर कर लेगा, ऐसे लोगों को डिवोर्स दे देगा, ऐसे लोगों को धक्का मार के निकाल देगा जो सनातन धर्म पूरे विश्व को परिवार मानता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो सभी पूरे विश्व के लोगों को खुशहाल और निरोग रहने की कामना करता है। उस सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए, उस सनातन का विरोध करने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। यह तो देश के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा है, ये तो देश के सामने इनका चरित्र सामने आ रहा है। जब अभी सत्ता पक्ष में नहीं है केंद्र में, तब इस तरह की बयान इंडिया गठबंधन के लोग दे रहे हैं। जिस दिन सत्ता में आ जाएंगे उस दिन क्या करेंगे? उस दिन तो इस देश को तुरंत हिंदुओं के लिए सनातन धर्म पे मंदिरों पे ताला। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। यात्रा के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सिवनी, बरघाट, ललबर्रा में रोड शो किया और जनसभाओं को संबोधित किया और सरकार के विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। उन्होंने सनातन धर्म विवाद में विपक्षी गठबंधन को घेरते हुए हिंदू धर्म के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने विपक्षी गठबंधन को ऐसे नेताओं का समूह बताया जो करप्शन के आरोप हैं। क्या बाबा साहब अंबेडकर दिए संविधान का अपमान नहीं है? सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को देश को जवाब देना चाहिए कि संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम इनके गठबंधन के नेता कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम, धर्म की धज्जियां उड़ाने का काम, सनातन धर्म को धज्जियां उड़ाने का काम और धर्म को जड़ से खत्म करने का काम डेंगू, मलेरिया और एड्स के साथ तुलना करके ये कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और श्रीमान राहुल गांधी विदेशी धरती पर बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं। उनको जवाब देना चाहिए, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की धज्जियां कांग्रेसी नेता क्यों उड़ा रहे हैं? बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की धज्जियां कांग्रेस और उनके गठबंधन के नेता क्यों? वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को डराने के लिए राज्य में जगह जगह आईटी, ईडी के दफ्तर खुल रहे हैं और अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है। उन्होंने शिवराज सरकार पर करप्शन को बढ़ावा देने और केंद्र सरकार उसे संरक्षण देने का आरोप लगाया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में करप्शन का साम्राज्य है, ऐसा भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि अगर ईडी, आईटी के दफ्तर खुले हैं तो भाजपा के मंत्री, मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों के घर पर भी छापा मारना चाहिए, जबकि विपक्ष के नेताओं के घरों पर छापे मारने की खबर सामने आ रही है। इस तरह की कार्रवाई बीजेपी की घबराहट को दिखाती है, लेकिन कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता इससे डरने वाले नहीं हैं। मध्य प्रदेश में जगह जगह पर आईटी, ईडी के दफ्तर खोल रहे हैं, अधिकारी पदस्थ किए जा रहे हैं। अरे भाई, पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, मुख्यमंत्री के स्टाफ के लोग, उन पर ईडी, आईटी सब लगी हुई है, क्योंकि वो 5 साल से सरकार में है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो जो भ्रष्टाचार का साम्राज्य है, वहां पर अगर ईडी, आईटी के दफ्तर खुल रहे हैं तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, मंत्री, उनके चहेते अधिकारी, कर्मचारियों घर पर छापा डालिए। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर छापे डालेंगे, यानी कि
विपक्ष के ऊपर छापा डालने की योजना मध्य प्रदेश में। सचिन पायलट के एक बयान ने कांग्रेस के साथ सीएम गहलोत की परेशानियों को बढ़ा दिया है। एक बयान में सचिन पायलट ने कहा कि राज्य में दोबारा सरकार बनने पर विधायक दल के साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सीएम के नाम पर फैसला लेंगे। राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस चुनाव से पहले गुटबाजी खत्म करने का दावा कर रही है। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम अशोक गहलोत खुद को सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वहीं सचिन पायलट के एक बयान ने अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस आलाकमान की भी परेशानी बढ़ा दी है। सचिन पायलट ने गहलोत के दावे को चुनौती देते हुए साफ किया है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे। गहलोत या पायलट गुट इसे तय नहीं करेगा। तो वहीं अपने खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई से बचने और गहलोत के दावों की काट के लिए सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं से किसी तरह की गुटबाजी से बचने और दोबारा कांग्रेस की सरकार लाने का आह्वान किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि कार्यकर्ताओं और समर्थकों को समझाना होगा कि हमारी पहली प्राथमिकता कांग्रेस की सरकार लाना है। गुटबाजी से कांग्रेस को नुकसान होगा। हमें आगे बढ़ने के लिए इन्हें दरकिनार करने की जरूरत है। पहला मुद्दा ये है कि हम एक चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, वो सब इस बात पे कमिटेड है। हम चुनाव चारों सीट जीते हैं, ये हमारी प्रायोरिटी है। चुनाव जीतने के बाद इस बात को केसी वेणुगोपाल जी हमारे संसद जी बोल चुके हैं, चुनाव हम जीते हैं। उसके बाद हमेशा ये होता है कि विधायक दल जो होता है या पार्टी आलाकमान होता है वो तय करते हैं कि कौन किस पर वोट करता है। मैंने नीचे चुनाव के बाद करीब पार्टी आज पूरे देश में है और पहले से। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। कुछ समय पहले ये विवाद काफी हद तक बढ़ गया था। यहाँ तक कि सीएम अशोक गहलोत ने पायलट को निकम्मा, नकारा, गद्दार तक कह दिया था। पायलट भी अपनी ही पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को लेकर धरने पर बैठ गए, पदयात्रा निकाली, पर कांग्रेस चुनाव से पहले गुटबाजी को काफी हद तक खत्म करने में सफल रही। कांग्रेस नेतृत्व ने पायलट को संतुष्ट करने के बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सियासी वर्चस्व की यह जंग 2018 के चुनाव के बाद से ही चली आ रही है। नवंबर 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। सचिन पायलट तब प्रदेश अध्यक्ष थे। इस चुनाव में कांग्रेस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनी। ऐसे में मुख्यमंत्री पद को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों नेता अड़ गए। पायलट कांग्रेस अध्यक्ष होने और बीजेपी के खिलाफ 5 सालों तक संघर्ष करने के बदले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी जता रहे थे, तो अशोक गहलोत ज्यादा विधायकों का अपने पक्ष में समर्थन होने और वरिष्ठता के आधार पर अपना हक जता रहे थे। पार्टी आलाकमान ने अशोक गहलोत को सीएम की कुर्सी पर बैठाया। सचिन पायलट के बयान से साफ है कि कांग्रेस गुटबाजी और समस्या के समाधान का दावा कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर विरोध की आग सुलग रही है, जिसका असर चुनाव प्रचार के दौरान देखने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क, न्यूज वॉच इंडिया। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क, न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।